ड्राइवर ड्राइवर ये बाइक गाड़ी में रखो और जल्दी से गाड़ी निकालो, मुझे ऑफिस के लिए देरी हो रही है। फॉर्मल ड्रेस पहने अनिका जैवेरी अपने बेडरूम के ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी होकर बोली, लेकिन उसकी किसी की भी हरकत नहीं सुनाई दी। ये ड्राइवर कहाँ मर गया? नेक्स्ट भी सुबह से गायब है, काम के वक्त पता नहीं कहाँ चले जाते हैं सब। अनिका ने आईने में देखकर जल्दी से अपने बालों को एक बार और संवारा और पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ ड्राइवर की जगह नक्श खड़ा था। अनिका ने उसे घूरते हुए देखा तो नक्श ने झिकझिकाते हुए कहा, अनिका मैं कल गया था रामड़िक भाई ज्वेलर्स के पास, लेकिन तुम्हारा सेट रेडी नहीं था। उन्होंने कहा शायद एक दो दिन और इसके पहले कि नक्श आगे कुछ कह पाता, अचानक से ड्राइवर भागते हुए वहां आया और बोला, सॉरी मैडम थोड़ा लेट हो गया। यह सुनते ही अनिका आग बबूला होकर बोली, कोई काम एक बार में कोई नहीं सुनता, तुम लोग सारे दिन भर सिर्फ टाइम पास करते हो, कोई मजाल है जो तुम लोग एक बार में कोई काम कर दो। तो आते ही वो बोला। यह कहते हुए अनिका ने नक्श की ओर देखा और नक्श ने तुरंत ही अपना चेहरा नीचे कर लिया। तभी ड्राइवर ने सर झुकाकर धीमी आवाज में कहा, सॉरी मैडम आगे से ऐसा नहीं होगा। अनिका हंसते हुए बोली, सॉरी माय फुट। कहने के बाद जैसे ही अनिका अपना बैग उठाने लगी तो नक्श उनकी मदद करने के लिए इरादे से बोला, लाओ मैं ले लेता हूँ। लेकिन इससे पहले कि नक्श बैग उठा पाता, अनिका ने बैग उठा करके ड्राइवर को दे दिया। नक्श को पूरी तरह से इग्नोर करके वो कमरे से बाहर निकल गई। चुपचाप खड़ा उसके कमरे में नक्श सिर्फ देखता ही रह गया। कुछ देर शांत खड़े रहने के बाद जैसे ही नक्श पीछे मुड़ा, उसकी नजर टेबल पर रखी एक फाइल पे पड़ी थी। अनिका जो फाइल अपने बैग में रखना भूल गई थी, जैसे ही यह ख्याल नक्श को आया वैसे ही उसने जल्दी से वो फाइल उठाया और अनिका के पीछे भाग गया। नेक्स्ट नीचे ड्राइंग रूम में पहुंचा तो उसने देखा अनिका किसी से फोन पर बात कर रही थी और बाहर जा रही थी। जब हड़बड़ाते हुए नेक्स्ट तेजी से अनिका की तरफ बढ़ा तो वहीं पास में सोफे पर बैठी अनिका की कजन भाग्य की नजर उसी पर पड़ी और इविल स्माइल के साथ उसने नेक्स्ट के रास्ते में अचानक से अपनी टांग अड़ा दी। नेक्स्ट ने अपना बैलेंस खो दिया और वह सीधा जाकर अनिका की मां चित्रा के टकरा गया। हाथ में ग्रीन टी सोफे की तरफ बढ़ रही नेक्स्ट की टक्कर से ग्रीन टी चित्रा के कपड़ों पर गिर गई। यह देखते ही नेक्स्ट ने होश उड़ गया और चित्रा की आंखें फटी की फटी रह गई। वहीं दूसरी तरफ भाग्य यह देखकर बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोक कर कोशिश करते हुए बोली, ओ माय गॉड ये क्या कर दिया तुमने। दूसरी तरफ नेक्स्ट चित्रा के गुस्से से पूरी तरह इससे वाकिफ था, उससे पता था कि अब उसकी शामत आना तय है। तुरंत ही नक्श ने माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सॉरी वो मैं अनिका को फाइल देने जा रहा था और आप बीच में, इससे पहले कि नक्श अपनी बात पूरा कर पाता चित्रा अपना आपा को घूमते हुए बोलती है, अच्छा तो मैं साहबजादी के रास्ते में आ गई, इसमें भी मेरी गलती है ना। भाग्य को एक और मौका मिल गया और वह तुरंत ही चित्रा के पास गई। बड़ी माँ आप ठीक है? अरे कोई जल्दी से डॉक्टर को बुलाओ, इस आदमी ने बड़ी माँ के ऊपर चाय गिरा दिया। चित्रा ने भाग्य को शांत कराते हुए कहा, मेरी प्यारी बच्ची तुझे इतनी फिक्र रहती है ना मेरी, लेकिन मैं ठीक हूँ, डॉक्टर को जरूरत नहीं है, बस इस निठल्ले आदमी ने मेरी साड़ी खराब कर दी है। सुनते ही भाग्य ने अपना फोकस चित्रा की तबीयत से हटाकर एक उसकी साड़ी की ओर घुमाया और वापस से राई का पहाड़ बनाते हुए बोले, शिट 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 शिट, बड़ी माँ की इतनी महंगी साड़ी खराब कर दी, अरे ये साड़ी तो एकदम एलक्यूज कलेक्शन की है ना। बड़ी माँ एक तरफ भाग्य बात का बतंगड़ बना रही थी, दूसरी तरफ नक्श ने देखा कि अब अनिका वापस अंदर आ रही है। नक्श चित्रा को इग्नोर करते हुए अनिका की ओर बढ़ा और एकदम शांत आवाज में बोला, अनिका तुम ये फाइल भूल गई। अनिका के एक कदम गुस्से में नक्श की ओर बढ़े और उसने नक्श के हाथ से वो फाइल छीनी और दोबारा फोन पर बात करते हुए नक्श को देखे बिना ही चली गई। अनिका की एक प्यार भरी झलक के लिए तरस गया था नक्श। तभी ड्राइंग रूम में लगे टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश हुई। ब्रेकिंग न्यूज, गुजरात की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन फर्म का भविष्य खतरे में है। क्या भानुशाली ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज इतनी बड़े नुकसान से उभर पाएगा? अब कौन संभालेगा भानुशाली ग्रुप की भागडोर? जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। यह आवाज कानों में पड़ते ही नक्श का ध्यान एकदम से टीवी की तरफ चला गया। वहीं इतने में एक और नौकर पानी लेकर चित्रा के पास आया। नक्श ने ट्रेन में से पानी का गिलास उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लगा। नक्श ने ट्रे में से पानी उठाया और चित्रा की साड़ी साफ करने लग गया। चित्रा ने उसके हाथ से गिलास छीना और कहा, रहने दो, तो मैं खुद से कर लूंगी। बेवकूफ, एक काम भी ठीक से नहीं होता है और क्या अब से चलना भी सिखाना पड़ेगा तुम्हें? अब क्या खड़ा है मुंह देख रहा है, दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से। इतना कहकर चित्रा भाग्य की तरफ मुड़ी और बड़बड़ाने लगी, पता नहीं कहाँ सोचकर तेरे काका ने अनिका का हाथ इस आदमी के हाथ में दे दिया। हमारे तो भाग्य फूट गए। घर दामाद बनकर बस हमारी छाती खटमल कर बस हमारी छाती पर मूंग डल रहा है। यह है जावेरी परिवार का घर। जावेरी परिवार सूरत की बड़ी बिजनेस बिजनेस फैमिलीज में से एक घर है। इस बड़े से शानदार घर में जावेरी खानदान का बड़ा परिवार रहता और कई जॉइंट फैमिली की तरह इनके बीच में भी प्यार बस दिखावे की है। अक्सर यहाँ हर सुबह की शुरुआत ऐसे ही शोर शराबे से होती, गलती चाहे किसी की भी हो, लेकिन इल्जाम सिर्फ नक्श पे आता था। लेकिन नक्श भी किसी को कुछ नहीं बोलता था। वह मुस्कुराते हुए अपने काम में लग जाता था। नक्श जो रुमाल से अपना हाथ पोंछ रहा था, चित्रा की बात सुनकर उसके हाथ रुक गए। उसने चित्रा की तरफ देखा तो उसकी नजर वही पास में खड़े नौकर पर पड़ी जो नक्श को दया की नजर से देख रहा था। लेकिन नक्श के चेहरे पर एक सिकल भी नहीं थी।
हल्की सी मुस्कान आ गई और वह तुरंत ही ऊपर अपने कमरे की तरफ चली। सीढ़ियां चढ़ते हुए भी नक्श का ध्यान टेलीविजन पर चल रहे ब्रेकिंग न्यूज पर था। वो मानुषिल ग्रुप के लॉस में होने वाली खबर सुनकर सोच में पड़ गया था। तभी चित्रा भी टीवी की वॉल्यूम बढ़ाते हुए बोली, ये मानुषिल ग्रुप तो सूरत की ही नहीं बल्कि पूरे गुजरात का सबसे बड़ा बिजनेस एम्पायर है। भला इनके साथ ऐसा कैसे हो सकता है? इसके साथ तो हमारा नया प्रोजेक्ट शुरू होने वाला था। यह सुनकर तुरंत ही भाग ने कहा, बड़ी माँ परेशान क्यों हो रही है? हो सकता है हमारे लिए एक अच्छी साइन हो। मुझे लगता है कि हमें इनके सीईओ से बात करना चाहिए। ये सब बात हो रही थी। नक्श अपने कमरे में आईने के सामने खड़ा खुद को देख रहा था। नक्श के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी जो उसकी आंखों की चमक को और बढ़ा रही थी। अनिका के पिता रशीद जवेरी की एक तस्वीर पर पड़ी और उसको देखकर नक्श ने कहा, गुरुजी देख रहे हैं ना आप क्या हो रहा है? एक वादे के चक्कर में क्या क्या करना सहना और पड़ रहा है। आप जानते हैं कि अनिका का हाथ मेरे हाथ में देकर मुझे झेलने के लिए अकेला इस घर में छोड़ दिया। पर मैं भी ढीठ हूँ। आपकी बीवी चित्रा को तो मैं हंसते हंसते झेल लूंगा, बस आपकी बेटी का दिल दिख रहा है। बिल्कुल भी फिक्र मत करिए, उसके दिल में मैं ही जगह बना कर ही रहूंगा। एक तरफ नक्श अपने गुरु जी से बात करने लगा तो दूसरी तरफ नक्श का मोबाइल जो बेड पर साइलेंट मूड पर था वह लगातार वाइब्रेट करने लगा था। मगर नक्श को तो अपने ख्यालों में ही गुम था, इसीलिए उसका ध्यान ही नहीं गया और वह बाथरूम की शावर लेने चला गया। नहाते हुए भी नक्श दिमाग से बस पावरशिप ग्रुप के चल रहे नक्श के बारे में अनजान था कि उसके फोन में किसी का कॉल आ रहा है। लेकिन यकीन मानिए वो कॉल नक्श की पूरी जिंदगी बदलने वाला था। नक्श को फोन उठाने की देरी थी। नहाने के बाद जब नक्श बाथरूम से बाहर आया तो उसका फोन दोबारा वाइब्रेट होने लगा। लेकिन इससे पहले कि नक्श को एहसास होता एक बार फिर फोन कर गया। कपड़े चेंज करने के बाद आखिरकार जब नक्श ने अपना मोबाइल उठाकर देखा तो उसमें 40 मिस कॉल और 10 टेक्स्ट मैसेज थे। यह देखकर नक्श तो हैरान हो गया। तुरंत ही नक्श ने मैसेज खोला और उसको पढ़ना शुरू किया। उसमें लिखा, नक्श प्लीज फोन उठा लो। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे अभी भी नाराज हो, मगर मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। प्लीज मुझे एक बार बात कर लो। ऐसे कई सारे मैसेज थे और उन सभी को पढ़ने के बाद नक्श ने अपना फोन बेड पर फेंका और गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, वाह 2.5 साल बाद अपनी गलती का एहसास हो रहा है। आज का दिन तो वाकई बहुत अजीब है। अभी नक्श का उन मैसेज के बारे में सोच ही रहा था कि किसी ने एक बार उसी और नंबर से फोन आया। नक्श ने इग्नोर ना करते हुए फोन उठाया, धीमी आवाज में बोला, हेलो। कुछ देर तक तो ये दोनों साइड सन्नाटा पड़ा। तो फिर दूसरी ओर से बूढ़े आदमी की आवाज आई, हेलो नक्श बेटा। कुछ सेकंड तक नक्श खामोश रहा और उसके बाद कड़क आवाज में बोला, हेलो मिस्टर यशवर्धन। अपना नाम सुनकर वह बूढ़ा आदमी थोड़ा कपकपाया, लेकिन यशवर्धन ने फिर से प्यार से शुरुआत की, कैसे हो तुम? मुझे तुम्हारी याद आती है बेटा। उस आदमी की बात सुनकर तुरंत ही नक्श ने एक तंज कसते हुए कहा, अच्छा अपने अच्छा आपको मेरी याद आपने अच्छा आपको मेरी याद आने में पूरी 2.5 साल लग गई? इतनी याद आती है मेरी? नक्श का टोन सुनकर वह आदमी पूरी तरह से चौंक गया, लेकिन अपने होश संभालते हुए उसने फिर से बोला, क्या इन 2.5 सालों के हर रात मैंने तुम्हारी यादों में काटे हैं? मैं कैसे अपने आप को संभालता हूँ मैं ही जानता हूँ। शायद मैं यही डिग्रफी करता हूँ। मैं किया अपने आंखों के सामने होने डिगर करता हूँ। कुछ भी मैंने किया या अपने आंखों के सामने होने दिया, क्या नतीजा है? यह सब तेरी तस्वीर को रोज देखकर रोता रहा हूँ। खुद को तो कोसता हूँ कि कैसे मैंने अपने सामने यह अन्याय होने दिया। नक्श को यशवर्धन की बात सुनकर रत्ती भर भरोसा नहीं हुआ। देर और ठंडे दिमाग से सोचने के बाद मुझे पता चल गया। मार्केट में जो खबरें चल रही हैं सुनते ही यशवर्धन एकाएक खामोश हो गया, जैसे मानो नक्श ने उसकी चाल पकड़ ली हो। हाँ लोगों को हाँ लोग तो तरह तरह की बातें बना रहते हैं। यशवर्धन के मुंह से यह शब्द बाहर आए, लेकिन इस बार उनकी आवाज में चिंता साफ साफ सुनाई पड़ रही थी। एक पोस्ट लेने के बाद यशवर्धन ने अपनी आवाज में नरमी लाते हुए कहा, मैंने तुम्हें काम की बात करने के लिए कॉल नहीं किया बेटा, इस मुझे तुम्हारी आवाज सुनने की बहुत मन थी। मैं तुमको बहुत याद कर रहा था। नक्श अपनी हाजिर जवाबी दिखलाते हुए, कुछ लोग अक्सर बड़े दिल वाले हो को बेवकूफ समझ लेते हैं, लेकिन आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं ना यशवर्धन। करेंगे और ना तो ऐसी बिल्कुल आप तो ऐसी गलती नहीं कर रहे हैं ना यशवर्धन। नक्श अपनी हाजिरी जवाबी दिखाते हुए बोला, कुछ लोग अक्सर बड़े दिल वाले को बेवकूफ समझने की गलती कर देते हैं, पर आप ठहरे यशवर्धन, आप यह गलती तो बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों? सही कहा ना? यह सुनकर ये यशवर्धन समझ गया है कि उसका काम इतनी आसानी से नहीं होने वाला। नेक्स्ट ने अपनी आवाज सख्त करते हुए आगे बोला, जारी रखा, आप लोगों ने जो मेरे साथ किया है उसको तो मैंने माफ कर दिया है। अब मैं अपनी भूल चुका हूँ और मैं अपनी जिंदगी जी रहा हूँ और कोई रिश्ता नहीं चाहिए मुझे आप लोगों से। यशवर्धन ने फिर से कोशिश करते हुए कहा, इतना कठोर तो नहीं था मेरा नक्श। मैं अपनी निजी जिंदगी में खुश भी हूँ और अपने मुझे वापस उस जगह बुलाना चाहते हैं जिस जगह ने मुझे सिर्फ दर्द ही दर्द दिया। नक्श ने अपनी बात पर रहते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर यशवर्धन थोड़ा इमोशनल हो गया। क्या तेरा दिल नहीं करता मेरा चेहरा देखने का, मुझसे मिलने का? बस एक बार मिल ले बेटा। पता नहीं अब कितने दिन मेरे पास टाइम है। यशवर्धन बहुत अच्छे से जानते थे कि नक्श चाहे कि अपना दिल जितना भी सख्त कर ले, इस बात को वह पिघल ही जाएगा। स्ट्रॉन्ग हेडेड था लेकिन निर्दयी नहीं था।
एक बार और आखिरी बार नेक्स्ट ईयर एक एक बार और आखिरी बार। नक्श ने यशवर्धन की बात मानते हुए कहा। नक्श की बात सुनकर जैसे यशवर्धन की उम्मीद दोबारा जाग उठी और वह चाहते हुए बोला, थैंक यू बेटा, फेवरेट डिशेज बना के रखूंगा जो तुझे और मुझे भी पसंद है। नक्श ने तुरंत ही यशवर्धन की बात काटते हुए कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं घर नहीं आऊंगा, हम ऑफिस में मिलेंगे। ठीक है, तो कल सुबह मिलते हैं, मैं तुम्हें लेने के लिए अपनी गाड़ी भेज दूंगा। क्या? वैसे तो यशवर्धन को नक्श का अंदाज पसंद नहीं आया, लेकिन फिर भी इस टाइम यशवर्धन को नक्श की बहुत जरूरत थी, इसीलिए वो उसकी सब बात माना था। कोई जरूरत नहीं है, मुझे पता है मानुषेर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज कहाँ पे है। तो उसको बाय करते हुए फोन काट दिया। बीते 2.5 सालों में कभी भी यशवर्धन ने नक्श से कांटेक्ट नहीं किया था। क्या नक्श बालूशाही से भी बाहर था? वह जब बालूशाही ग्रुप डूब रहा था तो यशवर्धन को नक्श की याद क्यों आ रही थी? एक सिंपल सा घर जमाई जो इतने बड़े इंडस्ट्रीज के सीईओ से बात कर रहा था, आखिर क्या थी इस घर जमाई की राज? अगर आप भी जानना चाहते हैं तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बताइए इसका नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं।